प्रतीक का चेहरा बिल्कुल विकराल हो चुका था। उसे गहरा अंदेशा हो रहा था कि राघव उसकी नियत को पहले ही भांप चुका है। फिर भी अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे अपना आखिरी दाव खेलना ही था। सब कुछ दाव पर लगाना पड़ गया था। उसके ग्लेबेला से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा, हाथों से गुजरते हुए उन रून्स को सक्रिय कर दिया और वो दिव्य रोशनी राघव को पूरी तरह घेर ले। भाग्यश्री का चेहरा एकदम से बदल गया। ये यूएन स्पिरिट का दबाव था और इतना भयानक कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के डिसाइपल के पास ऐसी ताकत होनी नामुमकिन थी। ये तो नेदर पासेज एक्सपर्ट के यूएन स्पिरिट का दबाव है। भाग्यश्री हैरानी से चीखी। जैसे ही राघव उस दिव्य रोशनी में घिरा, उसके सामने प्रकाश गाढ़ा होकर एक बूढ़े का रूप लेने लगा। वो बूढ़ा ठीक वही था जिसकी तस्वीर राघव ने पहले बनाई थी, प्रतीक का मास्टर। बिना एक शब्द बोले उस बूढ़े ने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी, जिसमें पूरा यूएन स्पिरिट पावर भरा हुआ था। बूढ़े, मैं तुम्हारा इंतजार बहुत दिनों से कर रहा था, राघव ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। अचानक उसका अपना यूएन स्पिरिट प्रकट हुआ और उसने एक हैंड सील बना दी। उस सील के बीच में त्रिकोणाकार छेद था और उस छोटे से छेद के अंदर एक तारा चमक रहा था। तुम, बूढ़े ने राघव का चेहरा देखते ही चौंक कर चिल्लाया। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। उसने अपनी हथेली पीछे खींची और दोनों हाथ जोड़ लिए। ठीक उसी पल राघव के माइंड सी में डिवाइन गेट खुल गया। डिवाइन गेट स्टार की रोशनी छूट पड़ी और यूएन स्पिरिट एनर्जी से बना एक तेज तलवार बाहर निकल आई। राघव ने डिवाइन गेट स्टार को हमला करने के लिए सक्रिय कर दिया था। धड़ाम, बूढ़े की छवि राघव की उस यूएन स्पिरिट तलवार से छेद दी गई और हवा में गायब हो गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि भाग्यश्री कुछ समझ पाती, उससे पहले ही सब खत्म हो चुका था। बूढ़ा आया और गायब। बूढ़ा भूत तो बड़ी तेजी से भाग गया। राघव के चेहरे पर कुछ देर के लिए अस्वास्थ्य कर लाली छा गई। फिर वो उसे दबा ले। ये हमला करने की कीमत थी। ये हमला उसने पिछली बार उस बूढ़े के हाथों लगभग मरने के बाद तैयार किया था। उस वक्त डिवाइन गेट स्टार ने खुद ब खुद काम किया था। बाद में राघव ने बार बार डिवाइन गेट स्टार से संपर्क और परीक्षण करके ये हमला करने का तरीका निकाल लिया था, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति न आए। इसी वजह से राघव ने प्रतीक को सीधे नहीं मारा था। वो जानबूझकर उसकी चालों को अनदेखा कर रहा था, ताकि हेवनली फेट आइलैंड का कोई बड़ा खिलाड़ी सामने आए। पिछली बार तो उस साधारण डिसाइपल की सोल में भी प्रतिबंध लगा हुआ था, जो बूले को बुला लेता था। प्रतीक 4 फेट प्रिंसेस में से एक था, तो उसके पास भी ऐसा ही बचाव जरूर होगा। अफसोस की बात यह थी कि राघव का हमला उस चालाक बूले के लिए एक कदम पीछे रह गया। जैसे ही उसे खतरा महसूस हुआ, वो भाग खड़ा हुआ। राघव का हमला सिर्फ एक खाली छवि पर पड़ा। अभी राघव की ताकत डिवाइन गेट स्टार की पूरी शक्ति को सही से इस्तेमाल करने लायक नहीं थी, इसलिए इसका इस्तेमाल करने पर कुछ कीमत चुकानी पड़ती थी। उसका स्पिरिचुअल स्पेस हिल रहा था और सोल को चीरने वाली पीड़ा हो रही थी। इतने लंबे समय से तैयार किया हुआ हमला बेकार चला गया। राघव को गुस्सा आ रहा था। बहुत खतरनाक था। मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट के किसी गुफा में उस बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये एल्डर हेवनली फेट आइलैंड का ग्रैंड एल्डर था, साथ ही वाइस आइलैंड मास्टर भी। प्रतीक का मास्टर, उसका एक हिस्सा यूएन स्पिरिट प्रतीक के माइंड सी में रखा हुआ था, ताकि सबसे बुरी स्थिति में काम आ सके। इससे वो जरूरत पड़ने पर प्रतीक के दुश्मनों को मार सकता था। ये यूएन स्पिरिट का टुकड़ा मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट में होने पर वो वापस खींच सकता था, लेकिन इस बार घटना यिन यांग वर्ल्ड में हुई थी। नतीजा ये हुआ कि उसका यूएन स्पिरिट स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। भविष्य में कल्टीवेशन के लिए यह बहुत नुकसानदायक था। जाहिर है, वो अपने यूएन स्पिरिट का टुकड़ा हर साधारण डिसाइपल पर नहीं रखता था, सिर्फ उन पर रखता था जिन्हें वो बहुत चाहता था या जिनके पास खास मिशन होता था। पिछली बार जब उसने ईस्टर्न वेस्टलैंड में डिसाइपल भेजा था, वो सिर्फ कोर डिसाइपल था और यूएन स्पिरिट प्रोटेक्शन पाने लायक नहीं था।
लेकिन मिशन राघव के माता पिता को पकड़ने का था, इसलिए उसने डिसाइपल के साथ अपना यूएन स्पिरिट का एक हिस्सा भी भेज दिया था ताकि निगरानी रख सके। जब राघव ने उस डिसाइपल की सोल पर हमला किया तो वो यूएन स्पिरिट सक्रिय हो गया और बूदा लगभग मरते मरते बचा। डिवाइन गेट स्टार ने राघव के यूएन स्पिरिट का पीछा करके उसकी हेवनली आई को नष्ट कर दिया था। इस बार तो और भी खतरनाक हो गया। राघव अब डिवाइन गेट स्टार को कंट्रोल करके खुद हमला करवा सकता था। ये बेवकूफ। मैंने उससे साफ कहा था कि राघव के सामने मत जाना। अगर मिल भी जाए तो चुपके से लोगों को उसकी तरफ भेज देना। मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। बूदा गुस्से से चिल्लाया। राघव उनकी गणना के दायरे से बाहर था। सिर्फ मार्शल हेवन अलायंस, ड्रैगन ब्लड लीजन, एक्सवेंशन दाओ सेक्ट और राघव के आसपास के कुछ लोगों के बारे में गणना करके ही उसके अगले कदम का अंदाजा लगाया जा सकता था। इसलिए हेवनली फेट आइलैंड के लोगों के लिए राघव बेहद खतरनाक था। इन यांग वर्ल्ड में भेजे गए सारे डिसाइपल्स को सख्त हिदायत दी गई थी कि राघव के पास न जाए, जितना हो सके दूर भागे। सच तो यह था कि यह गलती भी इस एल्डर की ही थी। प्रतीक और बाकी सोचते थे कि भविष्य देखने की उनकी काबिलियत उन्हें खतरे से पहले बचा लेगी। साथ ही नेदर पासेज एक्सपर्ट के यूएन स्पिरिट अटैक का सहारा भी था। अगर उसने प्रतीक को बता दिया होता कि उसका यूएन स्पिरिट अटैक राघव के खिलाफ बेकार है, तो प्रतीक घमंड में राघव की ताकत आजमाने की बजाय तुरंत भाग जाता। नहीं, मुझे बाकी सबको अलर्ट करना होगा। उन्हें राघव से दूर रहना चाहिए, वरना ये बेवकूफ एक एक करके खुद अपनी मौत के मुंह में चले जाएंगे। बूढ़े का चेहरा उदास और गुस्से से भरा था। वो गुफा से बाहर निकल आया। प्रतीक स्तब्ध रह गया। उसका अजय और देवता सरीखा मास्टर राघव को देखते ही भाग खड़ा हुआ। प्रतीक के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। वो निराशा से भर गया। उसी पल उसे अपने मास्टर की वो बात याद आ गई, राघव के पास मत जाना। अफसोस, समझने में बहुत देर हो चुकी थी। राघव, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं मरना चाहता। प्रतीक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा। मौत के सामने उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। भाग्यश्री ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसे ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी। ये लोग दूसरों को चींटी समझकर कुचलते थे, बिना पलक झपकाए जान ले लेते थे, लेकिन जब अपनी बारी आती थी तो रोने धोने लगते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि जिन लोगों की उन्होंने भीख मांगी होगी उनके साथ क्या किया था। एक वजह बता, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। प्रतीक ने अचानक दांत भींच लिए। मैं तुम्हें पिल वैली का एक बहुत बड़ा राज बता सकता हूं। असल में पिल वैली के पीछे अचानक प्रतीक का पूरा शरीर अकड़ गया। राघव का चेहरा बदल गया। उसने झटके से हाथ बढ़ाया और प्रतीक के माथे पर रख दिया। उसकी शक्तिशाली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ प्रतीक के माइंड सी में घुस गई। पिल वैली के पीछे क्या है? राघव ने जोर से पूछा। अफसोस, प्रतीक अब जवाब नहीं दे सकता था। राघव की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जैसे ही उसके माइंड सी में घुसी, उसने देखा कि प्रतीक का यूएन स्पिरिट तेजी से सूख रहा था। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी उसे रोक नहीं पाई। राघव ने हाथ हटा लिया और प्रतीक का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खाली खाली आगे देख रही थी। यह स्पिरिचुअल रिस्ट्रिक्शन था। शायद खुद को भी इसकी खबर नहीं थी। जैसे ही उसने उस प्रोटेक्टेड राज के बारे में बात शुरू की, रिस्ट्रिक्शन ने उसके यूएन स्पिरिट को निगल लिया और मार डाला। राघव ने आह भरते हुए कहा, 4 फेट प्रिंसेस को भी इस राज को छुपाने के लिए मार दिया जाएगा? आखिर वो राज क्या होगा? भाग्यश्री हैरान थी। राघव ने सिर हिलाया। चीजें उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जटिल थी। मरते वक्त उसने कहा था कि पिल वैली के पीछे कुछ है। क्या मतलब है कि पिल वैली के पीछे कोई और बड़ा समर्थक है, या फिर पिल वैली के पास और भी चालें बाकी हैं? भाग्यश्री का चेहरा गंभीर हो गया। यह विशाल साजिश हैरतंगेज रूप से बड़ी थी। जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते, उनके बारे में सोचकर समय बर्बाद मत करो।
मैं भी दूसरों की योजना के मुताबिक खुद को नहीं बदलूंगा। जिंदगी शतरंज के खेल जैसी है। इसमें अनगिनत एक्सपर्ट और हजारों साल जी चुके चालाक लोमड़ी भरे पड़े हैं। उन्हें हराना कौन सी आसान बात है? राघव ने बेपरवाही से कहा, जैसे इस विशाल साजिश से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हम क्या करें? भाग्यश्री ने पूछा। अपनी ताकत बढ़ाओ। जब कोई तुम्हें शतरंज में हराने आए तो उसका शतरंज का बोर्ड ही तोड़ दो, फिर उसका सिर भी तोड़ दो। बस इतना ही। राघव मुस्कुराया। मैं सीरियस हूं, भाग्यश्री बोली। मैं भी। अगर समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो मैं कितना भी कहूं समझ नहीं आएगी। इसलिए मेहनत बर्बाद करने की बजाय खजाने ढूंढने पर ध्यान दो। राघव ने प्रतीक की लाश को टटोला, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। उसे एक जेड प्लेट मिली जिस पर अजीब अजीब राक्षसी आकृतियां उकेरी हुई थी। समझ नहीं आ रही थी, शायद भविष्य गणना से संबंधित होगी। बाकी कुछ स्पिरिट क्रिस्टल्स और हथियार थे, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि प्रतीक का स्पेशल रिंग इतना हाई ग्रेड था कि डिवाइन आइटम्स भी रख सकता था। उसमें 30 से ज्यादा डिवाइन आइटम्स थे, ज्यादातर क्वासी डिवाइन आइटम्स थे, फिर भी बुरा नहीं था। प्रतीक की जेबें खाली करने के बाद राघव और भाग्यश्री आगे बढ़ गए और बाकी इलाके में खजाने की तलाश करने लगे। राघव, अब तक मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुमने प्रतीक को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, भाग्यश्री ने कहा, जबकि राघव एक बैरियर के किनारे पर बहुत सावधानी से एक कीमती जड़ी बूटी तोड़ रहा था। वो सच में हैरान थी। राघव ने प्रतीक को इतनी आसानी से हरा दिया था कि यकीन नहीं होता था। ये बात याद रखो कि प्रतीक की भविष्य पढ़ने वाली क्षमता ने भाग्यश्री को लगभग पागल कर दिया था। वो बेबसी का एहसास इतना भयानक था कि खून उबलने लगता था। राघव ने एक छोटी सी रोएदार घास उखाड़ी, लेकिन उसके रोए असल में छोटे छोटे कांटे थे। वो आगे देखते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि तुमने भी मेरे जितना सब कुछ देखा सुना है, इसलिए इतनी आसानी से धोखा नहीं खाओगी। लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा समझ लिया था। बकवास बंद करो और सीधा बताओ, भाग्यश्री ने झल्लाकर कहा। जादू का खेल तो छुपाव पर टिका होता है ना। क्या तुमने कभी सड़क पर जादूगरों को ट्रिक करते नहीं देखा? राघव ने पूछा। देखा है, लेकिन इसका प्रतीक से क्या लेना देना? भाग्यश्री ने बेचैनी से पूछा। मैंने पहले ही कहा था ना, हेवनली फेट आइलैंड की 90% क्षमताएं सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। जब वो तुमसे लड़ रहा था तो वो पूरा मेंटल वॉरफेयर खेल रहा था। तुम्हें इतना कंफ्यूज कर देता था कि तुम ठीक से लड़ भी नहीं पाती। असल में उसकी सारी क्षमताएं बेकार थी। उसका रूलर सारे कॉन्टिनेंट की टेक्निक्स, फाइटिंग स्टाइल, अटैक एंजल्स और काउंटर अटैक्स को याद करके रखता था। तुमसे लड़ रहा असल में वो रूलर था, और तुम्हें बेबस महसूस होने की सबसे बड़ी वजह ये खास जगह थी जहां तुम अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकती थी। अगर तुम पूरी शक्ति से लड़ पाती तो वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता। उसकी सारी ट्रिक सिर्फ उसके डिवाइन आइटम पर टिकी हुई थी। अब समझ आई? राघव ने पूछा। नहीं, राघव ने उसे घूरा। अरे, तुम तो दिखने में बहुत स्मार्ट लगती हो, फिर भी नहीं समझी? ठीक है, मैं मानती हूं कि तुम बहुत स्मार्ट हो। अब सस्पेंस मत बढ़ाओ, भाग्यश्री ने आंखें घुमाते हुए कहा। राघव बार बार घुमा फिराकर जवाब दे रहा था, सीधा नहीं बता रहा था, जिससे उसके दांत खटखटा रहे थे। हेवनली फेट आइलैंड ने मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट के सारे सेक्ट्स और स्कूल्स की टेक्निक्स इकट्ठी करके सबसे प्रभावी काउंटर तरीके निकाल लिए हैं। आम लोगों के लिए यह तरीका बेकार है, क्योंकि कोई इतनी तेजी से रिएक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हेवनली फेट आइलैंड के डिवाइन आइटम्स इतनी सटीक गणना कर लेते हैं कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। जैसे ही तुम्हारी चाल शुरू होती है, वो तुम्हारी टेक्निक को भाप लेते हैं और डिवाइन आइटम तुरंत सबसे बेहतरीन काउंटर बता देता है। मैं इसे इतनी आसानी से तोड़ पाया क्योंकि मेरे पास 2 पियरलेस डिवाइन एबिलिटीज है जो मैंने खुद परफेक्ट की है, और वो सिर्फ मेरे लिए है। उसके डिवाइन आइटम को मेरी एबिलिटीज को काउंटर करने का तरीका ही नहीं निकाल पाया, और प्रतीक खुद इतने दिनों से अपने रूलर पर निर्भर रहा था।
कि उसकी अपनी रिएक्शंस आम लोगों से भी धीमी हो चुकी थी। मैंने उसे थूक दिया। वो सहज रूप से बचने के लिए हिला। फिर मैंने उसे थप्पड़ मारा और एक लात उसकी तीसरी टांग पर जड़ दी। बस वो ढेर हो गया। जिंदगी इतनी ही आसान है। राघव ने कंधे उचकाए। बस इतनी ही आसान? हां, बस इतनी ही आसान। भाग्यश्री हैरान थी, लेकिन उसे हंसी भी आ रही थी। राघव के अनुसार तो वो प्रतीक कुछ भी नहीं था। हेवनली फेट आइलैंड का डर उसके मन से पूरी तरह गायब हो गया। राघव, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, भाग्यश्री ने तारीफ की। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम बहुत स्मार्ट हो। भाग्यश्री तुरंत समझ गई कि राघव उसका मजाक उड़ा रहा है। उसकी मुस्कान देखकर वो गुस्से से बोली, अगर तारीफ सुननी है तो तुम्हारी तारीफ करने वालों की लाइन लगी रहेगी, तो इतना क्यों परेशान कर रहे हो? वो बात अलग है। एक सुंदर लड़की की तारीफ और प्रशंसा का जो मजा है वो दूसरा ही लेवल का होता है। राघव हंसते हुए बोला, कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर ने मुझे तुमसे सावधान रहने को कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी लड़ाई की क्षमता नहीं, बल्कि तुम्हारा पिकअप आर्ट है। पता नहीं तुमने इस बाण से कितनी सुंदरियों को फंसाया होगा। भाग्यश्री ने राघव की तरफ घूमकर कहा, क्या अलायंस हेड, उन्होंने मुझे इतनी ऊंची तारीफ दी है? राघव हैरानी से बोला, बेशर्म कही के। भाग्यश्री ने सिर हिलाया। भले ही वो जानती थी कि राघव जानबूझकर कर रहा है, फिर भी उसके मुंह से हंसी निकल गई। छी, शर्म किस चिड़िया का नाम है? राघव ने सीधे मुंह से कहा। अचानक राघव ने थोड़ा सा झुककर दूर क्षितिज की तरफ गंभीरता से देखा। क्या तुम अपने मास्टर को सलाम कर रहे हो? भाग्यश्री ने चौंक कर पूछा। नहीं, मैं उस राघव को श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिसमें शर्म और इज्जत थी। जिस दिन मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में कदम रखा, उसी दिन उन्हें दफना दिया गया। इतने साल बीत गए, पता नहीं वो अब कैसे हैं। राघव ने लंबी सांस भरते हुए कहा। भाग्यश्री जोर से हंस पड़ी। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा इंसान नहीं देखा था। वो गंभीर बातों को मजाक की तरह और मजाक को गंभीरता से कहता था। क्या तुमने इस जिंदगी में कभी सीरियस भी हुआ है? क्या तुम मुझे हंस हंस कर मार डालना चाहते हो? भाग्यश्री ने पूछा। बिल्कुल सीरियस हुआ हूं। जब मैं लोगों को मारता हूं तब मैं बहुत सीरियस होता हूं, राघव ने कहा और अचानक झुककर दूसरी कीमती जड़ी बूटी उखाड़ने लगा। भाग्यश्री ने अपनी मुस्कान समेट ली। मैं यहां इसलिए आई थी क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि यहां अनगिनत जड़ी बूटियां हैं। क्या तुम ऐसी कोई चीज ढूंढ रही हो जो उम्र बढ़ा सके? राघव ने बहुत सावधानी से जड़ी बूटी खोदते हुए पूछा। हां, यही मेरा मुख्य मकसद है। अगर मार्शल हेवन अलायंस के पास 4 ग्रैंड एल्डर्स का सहारा रहा तो चाहे दुनिया में कितना भी उथल पुथल मचे, अलायंस नहीं टूटेगा। लेकिन उनके बिना अलायंस सच में बेसहारा हो जाएगा। सिर्फ मास्टर अकेले उसे नहीं संभाल पाएंगी। भाग्यश्री ने आह भरते हुए कहा, तुम पहले अपने मास्टर के बारे में क्यों सोच रही हो? खुद के बारे में क्यों नहीं? तुम भविष्य की अलायंस हेड हो। ऐसी सोच बिल्कुल गलत है, राघव ने कहा। नामुमकिन। मैं मास्टर से बहुत पीछे हूं। भाग्यश्री ने सिर हिलाया। तुम्हें क्या कमी है? तुम दोनों के पास एक सिर है तो वो कर सकती हैं, और तुम क्यों नहीं? अलायंस हेड भी जन्म से अलायंस हेड नहीं बनी थी। उन्हें भी कभी उम्मीद नहीं थी कि वो एक दिन अलायंस हेड बन जाएंगी। अगर तुम हमेशा किसी बड़े पेड़ की छाव में छुपकर रहने की सोचोगी तो तुम उस तलवार का अपमान कर रही हो जो मास्टर ने तुम्हें दी है। उन्होंने तुम पर सब कुछ सौंप दिया है। इसका मतलब है कि उन्हें यकीन है कि अगर वो एक दिन इस दुनिया से चली गई तो तुम उनका बोझ उठा लोगी। राघव की बातें भाग्यश्री के दिल तक उतर गई। अचानक उसे सब समझ आ गया। महान युग आ चुका है। असल में ये महान युग हमारी पीढ़ी के लिए है, और शायद सिर्फ हमारी पीढ़ी के लिए। मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट का क्यूआई फ्लो पूरी तरह हमारी पीढ़ी पर केंद्रित हो चुका है। क्या तुमने नहीं देखा कि हमारी पीढ़ी में कितने एम्पायर्स पैदा हुए हैं? यहां तक कि 4 ग्रैंड एल्डर्स भी
सिर्फ साधारण एम्पायरियंस थे जिन्होंने अपना मैनिफेस्टेशन नहीं जगा पाए। महान युग के बावजूद वो मैनिफेस्टेशन नहीं जगा सके। क्यों? क्योंकि ये युग उनके लिए नहीं है। उन्होंने सारी उम्मीदें हम पर लगा दी हैं। हमारी पीढ़ी क्यों इतनी आसानी से रियल्म पार करके लड़ सकती है? ये इसलिए नहीं कि हम इतने टैलेंटेड हैं, बल्कि इसलिए कि हम सही समय पर पैदा हुए हैं। महान युग का क्यूआई फ्लो हमारे शरीर में आ गया है, मतलब स्टेज अब हमारा है। तुम अभी भी उम्मीद कर रही थी कि अलायंस, हेड और ग्रैंड एल्डर्स आसमान को संभाल लेंगे। कितनी बेवकूफी है ये। भले ही ग्रैंड एल्डर्स पूरी तरह स्वस्थ हों, वो हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए सहारा दे सकते हैं। जब हमारी पीढ़ी लाइफ स्टार रियल में ब्रेक थ्रू करने लगेगी, उनकी श्रेष्ठता तुरंत गायब हो जाएगी। इसलिए दूसरों पर उम्मीद मत रखो। ज्यादा सोचो कि अपनी ताकत कैसे बढ़ाओ। तुमने फैसला कर लिया है तो उसे बीच में मत छोड़ो, राघव ने गंभीरता से कहा। महान युग का आना सिर्फ एक पीढ़ी पर अपना पावर केंद्रित करता है। जिन लोगों ने अपना सुनहरा कल्टीवेशन समय गवा दिया, उन पर इसका असर उतना नहीं पड़ता। चाहे लोग कितना भी नाराज हो, वो कुछ नहीं कर सकते। एक साधारण एक्सपर्ट को सेलेस्टियल मिल जाए तो उसे सिर झुकाना ही पड़ता है। कोई भी सेलेस्टियल, चाहे कितना भी रैंक का हो, एम्पीरियन के सामने दब जाता है। कमजोर के पास मजबूत से लड़ने के लिए क्या होगा? जिन लोगों ने इस युग को मिस कर दिया, जो अब बूढ़े हो चुके थे और जिनकी जिंदगी के बड़े काम तय हो चुके थे, वो अब हमारी तरह नहीं उठ सकते। जबकि नई पीढ़ी हर रोज मजबूत हो रही थी। भविष्य उनका होने वाला था। चाहे उनके बड़े कितना भी कोशिश करें, वो बेबस थे। भाग्यश्री को गंभीर होते देखकर लग रहा था कि उसे अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। राघव उठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चिंता मत करो। लीडर बनना तुम सोचती हो उससे कहीं आसान है, और तुम अलायंस हेड से भी ज्यादा ताकतवर और इस पद के लायक बनोगी। वरना उन्होंने पहले दिन ही तुम्हें अपनी तलवार क्यों सौंप दी होती? और हां, तुम्हारे पास मैं भी तो हूं ना। मैं भी मार्शल हेवन अलायंस का सदस्य हूं। चाहे लीडर अलायंस हेड हो या तुम, कोई भी मुश्किल आए, मेरी ड्रैगन ब्लड लीजन और मैं तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू, लेकिन मैं खुद खड़ी होने की कोशिश करूंगी। मैं मास्टर को साबित करूंगी कि उन्होंने गलत नहीं किया था। भाग्यश्री ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। बहुत अच्छा, लेकिन अगली बार छाती मत थपथपाना, वरना ये बड़ी बड़ी लहरें दूसरों को अपराधी बना देंगी। राघव ने प्यार से चेतावनी दी। बदमाश, तुम कहां देख रहे हो? शश, आगे कुछ है। राघव ने अचानक उसे चुप करा दिया। भाग्यश्री को लगा कि राघव फिर से मजाक कर रहा है और विषय बदल रहा है, लेकिन जल्दी ही उसे आगे से अजीब सी आवाजें आने लगी। चलो। राघव और भाग्यश्री सावधानी से आवाज की दिशा में बढ़े। पता नहीं कितनी पहाड़ियां पार की। अचानक उनके सामने एक विशाल द्वार दिखाई दिया और सामने का नजारा देखकर भाग्यश्री लगभग चीख ही पड़ती। भाग्यश्री लगभग चीख ही पड़ती जब उसने देखा कि विशाल द्वार के आसपास हवा में लटकती हुई खूनी लाशें थी। उनके शरीर नंगे थे, चमड़ी पूरी तरह उतार दी गई थी, सिर्फ खून से लथपथ मांस दिख रहा था। द्वार के चारों तरफ अनगिनत लताएं फैली हुई थी। वो लताएं सांपों की तरह भयानक लग रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो कि कब उसे निगल ले। वे लाशें लताओं पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई फल लगा हो। उनके खून जमीन पर नहीं टपक रहा था, बल्कि लताओं के ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। यह शायद किसी बहुत शक्तिशाली ट्री डीमन का काम है, भाग्यश्री ने कहा। लताओं पर लटकी हुई ये लाशें सभी बहुत मजबूत औरस वाली थी। साफ था कि ये सब एम्पायरियंस थे, फिर भी ये लोग बच नहीं पाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये ट्री डीमंस कितने खतरनाक थे। ये तो बस ताकत दिखाने का तरीका है, राघव ने जमीन पर बिखरी सैकड़ों लाशों को देखते हुए कहा। अगर ये ट्री डीमंस सच में लोगों को मारना चाहते तो ये सब गंदगी छुपाकर अचानक हमला करते। वो ज्यादा आसान होता। ये सब दिखावा साफ साफ चेतावनी दे रहा था। चलो। राघव ने भाग्यश्री का हाथ पकड़कर आगे खींचा। रुको,
क्या हमें ये सब देखकर पता नहीं करना चाहिए कि क्या हो रहा है? भाग्यश्री ने पूछा। किसके पास वक्त है इनकी जांच पड़ताल करने का? सीधा घुस जाओ। अगर ये रुकावट डाले तो मार डालो, राघव ने बेपरवाही से कहा। जैसे ही दोनों द्वार के पास पहुंचे, लताएं अचानक हिलने लगी, जैसे कोई सोया हुआ सांप अचानक जाग उठा हो। वे दोनों की तरफ खतरनाक नजरों से घूरने लगी। राघव ने उनकी परवाह नहीं की और आगे बढ़ता रहा। जब वो कुछ मील की दूरी पर था तो हजारों लताएं भाले की तरह उनकी तरफ झपटी। उसी पल उनके पीछे जमीन फट गई और लताएं बाहर निकलकर उन्हें चारों तरफ से घेरने लगी। एक छोटा सा ट्री डीमन भी घमंड दिखा रहा है। आज तुम्हारी मौत तय है। अगर मैं खुद लड़ने लगा तो ये तो तुम्हारे साथ जुल्म हो जाएगा। भाग्यश्री, तुम ही इसे मार डालो, राघव ने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। मजाक बंद करो, जरा स्थिति तो देखो, भाग्यश्री गुस्से से बोली। पहले तो उसे लगा था कि राघव कोई बड़ा हमला करके इन लताओं को साफ कर देगा, लेकिन ये तो उसे लड़ने को कह रहा था। भाग्यश्री ने तलवार खींच ली और उसके पीछे उसका मैनिफेस्टेशन प्रकट हो गया। मैनिफेस्टेशन के अंदर कोई छवि हिल रही थी और उससे तलवार की आवाज आ रही थी। भाग्यश्री का मैनिफेस्टेशन भी जागने लगा था। जैसे ही उसकी तलवार म्यान से बाहर आई, स्वॉर्ड ऊर्जा ने हवा को चीर दिया और लताओं पर गिर पड़ा। लताओं पर खूनी रूंज उभरे, लेकिन फिर भी वे कट गई। कटते वक्त उनसे खून जैसा तरल पदार्थ छिटक रहा था, जैसे सच में खून बह रहा हो। लताओं का एक कांटा जमीन में घुस गया और बर्फ की तरह सीधा छेद कर गया। ये लताएं सिर्फ मजबूत और नुकीली नहीं थी, बल्कि इनका वजन भी हैरतअंगेज था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे साधारण एम्पायरियंस इनके सामने टिक नहीं पाए। बहुत बढ़िया, राघव किनारे से तारीफ करता रहा। भाग्यश्री सच में ताकतवर थी। आमतौर पर वो थोड़ी हिचकिचाती थी, लेकिन लड़ाई शुरू करते ही उसमें बहादुरी और थोड़ा घमंड आ जाता था, बिल्कुल अनामिका के स्टाइल जैसा। सीधे घुस जाओ, इनमें उलझने की जरूरत नहीं, राघव ने याद दिलाया। ये लताएं सिर्फ मुख्य शरीर की शाखाएं थी और अनगिनत संख्या में आ रही थी, इसलिए इनसे लड़ना बेकार था। सबसे जरूरी बात द्वार तक पहुंचना था। अगर अंदर और भी ज्यादा खतरनाक चीज हो तो क्या हम खुद फंदे में फंस रहे हैं? भाग्यश्री ने चेतावनी दी। बाघ की मांद में घुसे बिना बाघ के बच्चे कैसे मिलेंगे? चलो, खतरे में ही दौलत होती है, राघव ने कहा। भाग्यश्री आगे बढ़ी और उसकी स्वॉर्ड ऊर्जा लताओं का सहार करने लगी। खून चारों तरफ छिटक रहा था। लताएं उसे रोक नहीं पा रही थी। जल्दी ही दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। अचानक द्वार के आसपास मकान से भी मोटी लताएं फूट पड़ी। उन्होंने द्वार के सामने एक विशाल जाल बना दिया और दोनों को रोक लिया। भाग्यश्री का चेहरा ठंडा हो गया। उसने तलवार घुमाई और एक तेज ऑरा फूट पड़ा। तलवार से ड्रैगन की चीख निकली। राघव चौंक गया। भाग्यश्री सच में बहुत ताकतवर थी। उसने अपना डिवाइन आइटम भी नहीं इस्तेमाल किया। किसी अज्ञात शक्ति से अपनी एनर्जी को दबाकर हमला किया और विनाशकारी ताकत पैदा कर दी। विशाल लताएं उड़ गई। राघव और भाग्यश्री दोनों उस खुली जगह से झटके से अंदर घुस गए। जैसे ही वे द्वार के अंदर दाखिल हुए, उनके शरीर हल्के हो गए। लग रहा था जैसे वे किसी दूसरे दुनिया में आ गए हों। हवा में स्पिरिचुअल क्यूआई इतनी घनी थी कि लगभग तरल रूप में बदल गई थी। वो उन्हें ऊपर उठाने का एहसास दे रही थी। चारों तरफ देखा तो विशाल लताएं अब हमला नहीं कर रही थी। जमीन पर पड़ी टूटी हुई लताएं खुद ब खुद ठीक होने लगी। कटी हुई लताएं फिर से उगाई और खून के निशान भी उन्हें सोख लिए गए। सब कुछ जल्दी पहले जैसा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों तुरंत समझ गए कि ये लताएं सिर्फ बाहर वाले लोगों पर हमला करती है। एक बार अंदर घुस जाने के बाद फिर कोई हमला नहीं होता। हीरोइन भाग्यश्री बहुत शक्तिशाली और दबंग है, काबिले तारीफ, राघव ने भाग्यश्री की तरफ अंगूठा दिखाते हुए कहा। भाग्यश्री ने उसे एक नजर देखा और अनदेखा कर दिया। वो सावधानी से चारों तरफ देख रही थी।
उनके सामने एक बिल्कुल सीधी राह थी। नजर की दूरी पर एक पहाड़ी श्रृंखला दिख रही थी। वो पहाड़ आसमान को छू रहे थे। उनके चारों तरफ धुंध घूम रही थी, जिसकी वजह से साफ नहीं दिख रहे थे। राह पर चलते चलते राघव ने अचानक कुछ देखा और रुक गया। उसने झुककर एक सूखी टहनी उठा ली। जमीन पर सूखी टहनियों का ढेर लगा हुआ था। भाग्यश्री बोली, ये टहनियां विलो की लग रही है। हाँ, विलो की टहनियां हैं। लगता है अमोदिता यहां आई थी और लड़ाई हुई थी। ये टहनियां बिल्कुल साफ कटी हुई है, यहां तक कि इनमें मौजूद अंडाई क्यूआई भी कट गया है। इन्हें कुचला नहीं गया है। मतलब जिसने लड़ाई की है उसने अपनी शक्ति को भयानक स्तर तक संकुचित कर लिया था। अमोदिता से लड़ने वाला व्यक्ति एक भी बेकार एनर्जी बर्बाद नहीं कर रहा था। अच्छा है, ब्लड किल हॉल के एक्सपर्ट से मिले हुए काफी समय हो गया। देखते हैं इस बार ब्लड किल हॉल ने कौन कौन से खिलाड़ी भेजे हैं। राघव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वो लगभग पक्का था कि यहां लड़ाई ब्लड किल हॉल के किसी असैसिन ने की थी। सिर्फ वे ही इतने तेज और सटीक हमले कर सकते थे। वे आगे बढ़ते रहे। राघव को अमोदिता की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, क्योंकि जमीन पर भयंकर लड़ाई के निशान नहीं थे। अमोदिता ने उस व्यक्ति से ज्यादा देर नहीं लड़ी थी। शायद वो खजाने की तलाश में आगे बढ़ गई थी। इसका मतलब यह भी था कि वो व्यक्ति अमोदिता के लिए घातक खतरा नहीं था, वरना वो उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ती। दोनों जल्दी ही पहाड़ी श्रृंखला के पास पहुंच गए। एक पहाड़ उनके रास्ते में आ गया। राह यहां टूट गई थी। राघव रुक गया। उसने लाइटनिंग विंग्स बुलाई और सीधे उड़ गया। पहाड़ की चोटी को उखाड़ लिया गया है। शायद उस पर कोई खजाना था। दोनों पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हुए देखा कि चोटी का एक हिस्सा गायब था। निशानों से लग रहा था कि इसे हाल ही में खोदा गया था। भाग्यश्री, मैं अमोदिता को ढूंढने जा रहा हूं। इस राह पर ज्यादातर खजाने दूसरे लोग ले चुके हैं। हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। मैं अमोदिता को ढूंढता हूं, तुम खजाने की तलाश करो। उन जगहों पर जाना जहां अभी किसी ने नहीं गया हो, राघव ने कहा। हालांकि उसे लगता था कि अमोदिता खतरे में नहीं होगी, फिर भी वो उसे ढूंढना चाहता था। वो भाग्यश्री का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो मार्शल हेवन अलायंस की वारिस थी और उसकी किस्मत बहुत मजबूत होनी चाहिए। उसे पियरलेस खजाना मिलने की संभावना ज्यादा थी। अपनी किस्मत के बारे में राघव को यकीन नहीं था कि उसे कुछ मिलेगा। साथ ही उसे अमोदिता वाली राह पर जाना था, इसलिए अलग होना बेहतर था। ठीक है, तुम सावधान रहना, भाग्यश्री ने सिर हिलाया। तुम मार्शल हेवन अलायंस की वारिस हो, इसलिए हर चीज को नाराज न करने की सोच बदल दो। अब तुम्हें मार्शल हेवन अलायंस के नजरिए से सोचना होगा, चाहे वो तुम्हें उकसाए या न उकसाए। अगर वे तुम्हारे दुश्मन हैं तो उन्हें खत्म कर दो। अगर कोई तुमसे खजाना छीनने की कोशिश करे तो वो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब मार्शल हेवन अलायंस को कमजोर करना है। इससे अलायंस का विकास रुक जाएगा और वो खतरे में पड़ जाएगा। अगर मार्शल हेवन अलायंस खतरे में पड़ गया तो राइटियस पाथ के अरबों एक्सपर्ट्स की जान पर बनाएगी। इसलिए जो भी तुमसे खजाना छीनने की कोशिश करे वो मार्शल हेवन अलायंस का दुश्मन है। उसे मारना गलत नहीं है, समझ आई? राघव ने पूछा। भाग्यश्री अकेले रहते हुए बहुत नेक थी। राघव चाहता था कि वो थोड़ी ज्यादा दबंग बने। समझ गई। अगर कुछ और वजह न भी हो तो सिर्फ मास्टर को निराश न करने के लिए मैं पूरी दुनिया से भी लड़ जाऊंगी। भाग्यश्री ने सिर हिलाया। तो बस जाओ, शुभकामनाएं। राघव और भाग्यश्री अलग हो गए। राघव एक राह पर तेजी से उड़ गया, जबकि भाग्यश्री थोड़ा सोचकर दूसरी दिशा में चली गई। राघव पहाड़ों के ऊपर से तेजी से उड़ता रहा। उसे कोई शक्तिशाली मैजिकल बीस्ट्स या खजाने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसने देखा कि कई पहाड़ गायब थे। लगता था कि उन्हें हाल ही में खोदा गया था, लेकिन पता नहीं उन पर क्या था जो इतना कीमती था। हवा में उड़ते हुए राघव मुस्कुराया। उसे अमोदिता की ऑरा महसूस हो गई थी। वुड स्पिरिट यूनियन की वजह से उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा
ये जगह ब्लू आई पीकॉक के घोंसले जैसी नहीं थी। यहां स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर कोई दबाव नहीं था, इसलिए राघव को अमोदिता की दिशा का अंदाजा हो गया। कुछ देर बाद वो एहसास और साफ हो गया। वो मुस्कुराया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि अमोदिता ने भी उसे पहचान लिया था। जैसा उसने सोचा था, कुछ और पहाड़ पार करने के बाद उसे एक पहाड़ की चोटी पर अमोदिता खड़ी दिखाई दी। वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई सुंदर परी खड़ी हो।